So today we are going to discuss about the development requirements of a nation to develop the human beings. In the previous lecture, we discussed about the national development on the basis of income and other public facilities. हमने यानी कि इनकम जो है हमारा जो है इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, यानी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट के लिए या नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमने डिस्कस किया था। लेकिन इनकम के अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सी अदर पब्लिक फैसिलिटीज हैं जिनके बिना जो है यानी डेवलपमेंट अधूरा रहेगा, किसी देश का डेवलपमेंट, लोगों का डेवलपमेंट अधूरा रहेगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की जो डिवीजन किया गया है, डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई है वो इनकम के बेसिस पर यानी पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम के बेसिस पर दी गई है। यानी रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, या हाई इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है टू डिस्क्राइब अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के। लेकिन उस क्राइटेरिया की ये कमी है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का जो क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड बैंक ने यूज किया है उसकी ये कमी है कि उसमें सिर्फ इनकम को यानी पर कैपिटा इनकम को ही इस्तेमाल किया गया है वर्ल्ड को डिवाइड करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अगर इस तरीके से है तो इसमें पब्लिक फैसिलिटीज तो इग्नोर हुई हैं, साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट भी इग्नोर हो गया है, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक मल्टीपल एस्पेक्ट है या मल्टीपल डायमेंशन है जिसका यानी हर दिशा में डेवलपमेंट होगा तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम United Nation is an international organization and means it's one of the institution, ये इसका एक institution है। ये हर साल रिपोर्ट निकालता है और यानी कि कंट्रीज का को रैंक करता है, रैंक देता है on the basis of their development and human development के बेसिस पर, क्योंकि खाली डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो यानी कि मनुष्य का डेवलपमेंट इग्नोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यानी किसी मैं इससे समझाने से पहले एक एग्जाम्पल दूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक कहीं पर एक कोट किया था कि ये देश जो है, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो है वो वहां के रहने वालों से बनता है, ना कि वहां की नदियों, पहाड़ों या सड़कों या उस तरह से नहीं एक राष्ट्र कहलाता, राष्ट्र उसमें रहने वालों से बनता है। इसी तरह घर के अंदर मकान, घर के अंदर रहने वाले अगर सुखी नहीं होंगे तो वो घर नहीं है, वो एक मकान की तरह है। इसी तरह किसी भी देश के लिए उसके ह्यूमन रिसोर्स का अगर वेलफेयर नहीं होगा, उसका जो है यानी कि डेवलपमेंट नहीं होगा ह्यूमन रिसोर्स का, तब तक देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट किस पर डिपेंड है? ह्यूमन डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी रिपोर्ट में यानी खाली इनकम को क्राइटेरिया नहीं लिया गया है, इनकम के अलावा एजुकेशन, हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तो हम अभी आते हैं इस पर, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स that is process of enlarging the choices and opportunities of the people, यानी लोगों का वेलफेयर होने की प्रक्रिया। अब लोगों का भला, वेलफेयर,
भला नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और भला कैसे होगा, वेलफेयर कैसे होगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। यानी वो ह्यूमन डेवलपमेंट ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिस जो कि किससे रिलेटेड है, एनलार्जिंग मींस इंक्रीजिंग। एनलार्जिंग का मतलब इंक्रीजिंग द चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीपल। लोगों की जब तक चॉइसेस और उनकी मौकों को बढ़ाया नहीं जाएगा, जितनी चॉइसेस हैं उनसे, प्रेजेंट में जो चॉइसेस हैं उनसे ज्यादा चॉइसेस नहीं दी जाएंगी और उनको फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता है। चॉइसेस का मतलब है कि चॉइसेस एजुकेशन के फील्ड में चॉइसेस, हेल्थ के फील्ड में चॉइसेस, इनकम के फील्ड में चॉइसेस, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज इन द ऑल द फील्ड्स, ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज, ऑल द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब होगा। जब ये प्रक्रिया होगी तभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, ये तीन चीजें, यानी यूएनडीपी इंक्लूडेड दीज थ्री क्राइटेरिया एज वेल एज, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो केवल इनकम को लिया है, जबकि यूएनडीपी ने इनकम के अलावा एजुकेशन और हेल्थ को भी लिया है। अब किसी भी देश की यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए एजुकेशन कैसे मेजर करेंगे, हेल्थ कैसे मेजर करेंगे, इनकम कैसे मेजर करेंगे, आई विल टेल यू दिस, दीज आर द थ्री इंडिकेटर्स, these are three indicators, or you can say three keys to human development or to measure the human development, measure the human development। ये तीन रास्ते हैं। अब या बेसिक ये कह लीजिए, एजुकेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, किसी देश की एजुकेशन को मेजर करने के लिए, दैट इज मींस वी मेजर द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के बेसिस पर हम बता सकते हैं उस देश की एजुकेशन। ये इंडिकेटर के बारे में। सेकंड, नेट अटेंडेंस रेशियो। थर्ड, एनरोलमेंट इन स्कूल्स। किसी देश की एजुकेशन का लेवल मेजर करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन पर ही हमारी नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट डिपेंड करता है, और नॉलेज और स्किल जब तक एनलार्ज नहीं होंगी, इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। और यानी कि एजुकेशन को मेजर करने के लिए द क्राइटेरिया इज लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द लिटरेसी रेट मीन्स द रेशियो ऑफ द पीपल, दैट इज मीन्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल which are above the 7 years old who are able to read and write and understand the message given in the line। 7 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग जो पढ़ लिख सकते हैं और जो लिखा है उसको समझ सकते हैं, वो उस रेशियो को, उस परसेंटेज को हम उस देश का लिटरेसी रेट कहा जाता है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि कितने बच्चों का टोटल अटेंडेंस है पर डे, हर रोजाना वो कितने आ रहे हैं। जैसे कि स्कूल में है, स्कूल में एनरोलमेंट नंबर कितना है, कितने एडमिशन है किसी स्कूल में, यानी 1 to 5 प्राइमरी लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर कितना एडमिशन है, एनरोलमेंट कितना है, कितने बच्चे पर का एडमिशन हुआ है, वो बता सकता है कि देश में एजुकेशन का भविष्य कैसा है, किस तरह से एजुकेशन स्प्रेड हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पर खाली एडमिशन से नहीं, क्योंकि एडमिशन जो डेटा है वो हमें सही रिपोर्ट नहीं देता है, सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है।
क्योंकि ये तब तक सक्सेसफुल मेजरमेंट इंडिकेटर नहीं है जब तक हमें नेट अटेंडेंस रेशियो नहीं पता चलेगा। नेट मीन्स टोटल टोटल अटेंडेंस रेशियो, कितना लोग जो है उसको अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो कितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर कितने लोग जो है क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब करे हैं, एक बार देखा है, दैट इज डिफरेंट। एनरोलमेंट तो हो गया, बट मीन्स हाउ मेनी आर व्यूइंग द होल लेक्चर, तो दैट इज मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, उसमें डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं हम हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ को, किसी देश की हेल्थ को मेजर करने के लिए हम वी आर टेकिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कल हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज यानी जीवन रेखा। जीवन रेखा कितनी है, दैट मीन्स लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे इंडिया की जीवन रेखा 35 इयर्स थी, अभी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है, 64 इयर्स हो गई है। पिछले यानी सेंसस यानी 2011 के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेक्टेंसी एज है वो 64 इयर्स हो गई है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से और अब तक जो है हमारी जीवन रेखा बढ़ी है। इसका मतलब यानी कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हुई है, इंक्रीज हुई है। जितनी हेल्दी लाइफ होगी उतना ही लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। हेल्थ फैसिलिटीज में मैं बात करती हूँ कि एक तो डिजीज फ्री लाइफ, बिना जो है यानी बीमारी के जीना, बिना बीमारी के। डिजीज फ्री लाइफ कब होगी, बिना बीमारी के कब होंगे हम मुक्त, कब होंगे, जब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, जब सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगी, जब सभी को जो है हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज मिलेंगी, जब सभी को जो है वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, दैट इज प्री और पोस्ट नेटल सर्विसेज, जन्म लेने से पहले की, जन्म लेने के बाद की, न्यूट्रिशनल डाइट, फूड, सभी चीज इसके अंतर्गत आती है। जब वो मिलेंगे तभी हम डिजीज फ्री लाइफ जी पाएंगे और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज जो है हायर होगी। तो इस जैसे कि एग्जाम्पल आप जापान का ले सकते हैं, और अभी हम एक एग्जाम्पल अपने देश का भी लेंगे, लेकिन जो यानी कि हमारे इंडिया में सॉरी वर्ल्ड में जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज काफी हायर है। वहां पर ओल्डर सीनियर सिटीजन्स जो है ज्यादा है, क्योंकि वहां का रिसोर्स हेल्दी रिसोर्स है। income is also means the most important criteria to measure the development। हम ये सब यानी जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज है या हमारी जरूरत का सामान है, मेटलिस्टिक थिंग्स जो हैं, जितनी भी मेटलिस्टिक थिंग्स हैं, वो सभी हम तब परचेज कर सकते हैं जब हमारे पास इनकम होगी। इनकम का मतलब है पर कैपिटा इनकम। इनकम का मतलब यहाँ पर है परचेजिंग पावर। इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता हमें किसी देश की व्यक्तिगत पावर डिपेंड करती है उसकी अर्निंग के ऊपर, और किसी देश की परचेजिंग पावर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में केवल डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया लिया गया है वो केवल इनकम लिया गया है। इनकम केवल हमें किसी देश की परचेजिंग पावर या वहां की पर कैपिटल इनकम, एवरेज इनकम को ही यानी कि इंडिकेट करता है, उसके बारे में बात बताता है कि यहाँ का इनकम या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है। पर उसमें यानी कि एजुकेशन और हेल्थ जैसी जो है क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो छोड़ दिए गए हैं, उसमें वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जब तक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होंगे, जब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोगों की चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज को कैसे इंक्रीज करेंगे और पब्लिक वेलफेयर कैसे करेंगे, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के डिफरेंस है। केरला हैज द हाईएस्ट HDI in our country. It is the highest HDI state. सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जबकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र और पंजाब की इनकम ज़्यादा है, परंतु एजुकेशन और हेल्थ, इन सभी क्राइटेरियाज को देखते हुए अगर हम मेजर करें तो केरला में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा हाई है। PDS जो सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो राशन सिस्टम, जो शॉप सिस्टम है, वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है और प्रॉपरली वर्क करता है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इन्फेंट डेथ रेशियो, जो शिशु मृत्यु दर, वो बहुत लो है। इसके अलावा जो है यानी डेथ रेट और बर्थ रेट में भी बैलेंस इक्वलेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, जैसे कि सेक्स रेशियो, फीमेल सेक्स रेशियो हायर है, इन्हीं सभी जो इंडिकेटर्स को, जो मल्टी जो यानी एस्पेक्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम मेजर करके बता सकते हैं कि केरला हैज़ द हाईएस्ट HDI। अब यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का कब हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, दैट इज इक्विटी। ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब व्हेन मींस देयर इज अ इक्विटी। इक्विटी मींस बराबर होगा, इक्वल होगा, इक्वल डेवलपमेंट। और द यानी कि यानी एक हिस्से का डेवलपमेंट हो गया, दूसरे हिस्से का नहीं है। लाइक देयर इज इफ द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, स्टिल देयर, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, गैप बिटवीन द फीमेल एंड मेल, यानी मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन, पुअर रिच का डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रीजन, कलर, इन सब के बेसिस पर अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो ये डेवलपमेंट जो है अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए इक्वल डेवलपमेंट होना जरूरी है। हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट, सभी को चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। दूसरा इशू है सस्टेनेबिलिटी, जो कि आपकी बुक में काफी थोड़ा डिटेल 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, यानी लगातार होना चाहिए। यानी कि आज डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट आज हो रहा है और कल को ये ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो, तो ये लगातार होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ये ऐसा होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इंक्रीज द कैपेबिलिटीज, it is related to increase the capabilities of the people, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब सशक्त करना। सशक्त कब करेंगे? जब हम हमारे कब मजबूत होंगे? when we give the opportunities। लोगों को ऐसी पॉलिसीज बनाना, ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जिससे लोगों को मौके मिले, जैसे कि रोजगार योजनाएं बनाना, इसी तरह शिक्षा की योजनाएं बनाना, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए स्वास्थ्य की योजनाएं बनाना है, वेलफेयर पॉलिसीज बनाने से, स्कूल खोलना, ये सब करना, हॉस्पिटल सेटअप करना, उससे लोगों को यानी कि मौके मिलेंगे, तभी लोग सशक्त होंगे। अब जब लोग सशक्त होंगे तभी देश का
में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब ह्यूमन डेवलप ये भी जो आपकी बुक में टॉपिक दिया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ एक तरह से। नॉट टू सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट इन सच अ मैनर दैट वी डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन द प्रेजेंट। हमें ऐसा डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट हो या फिर देश का इकोनॉमिकल सोशल किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, दैट हमें आज के समय में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और फ्यूचर में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल जो बैलेंस है, पर्यावरण का जो बैलेंस है वो भी बना रहे। लेकिन जो है क्या कहते हैं, हमने तो अपने रिसोर्सेज इतने इस्तेमाल कर दिए हैं, हमारे फोर फादर्स ने, हमारी बुक में लिखा है कि हमारे पिछले जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने इतने रिसोर्सेज यूज कर दिए हैं, केवल अपनी जनरेशन और हमारी जनरेशन के नहीं, हमारी भविष्य वाली जनरेशन के भी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो रिप्लेनिशेबल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज जो है उस क्राइसिस का सामना करने जा रहे हैं। यानी 20-30 साल में जाने के बाद ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा नदन प्लेन से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तो बल्कि रिन्यूएबल है, रिप्लेनिशेबल है। अगर ये रिप्लेनिशेबल है, रिन्यूएबल है, लेकिन अगर हम जितनी मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव यूज्ड और वेस्ट, हमने इसको इतना वेस्ट कर दिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है कि इसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं दिया है। यानी कि ये कैसे रिप्लेनिश होता है? थ्रू द रेनफॉल। जब बारिश गिरती है जमीन पर, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तभी जो है यानी कि वो ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है। पर हमने इतनी बारिश नहीं होती है जितना हम उसको वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो इरिगेशन में या इंडस्ट्रीज में, या फिर उनमें केमिकल्स और डिटर्जेंट मिला करके गंदा कर देते हैं। तो दैट इज मीन्स इस तरह का डेवलपमेंट, वाटर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोल और पेट्रोलियम का, जो एग्जॉस्टेबल है। अगर वो खत्म हो जाएंगे, उनको भी हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है कि वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वो जल्दी से वापस से रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं, दे टेक द लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। So that is why we need give the emphasis over, if we want to do the development continuously, we need the such that we save the ecological balance, and we do not waste or over exploit the resources. So this chapter has been finished here only. So we will start with the next chapter.